हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। एमपी पुलिस सामान्य ज्ञान रिवीजन सीरीज का हमारा तीसरा वीडियो है। आज इस वीडियो में हम ऐसे 30 प्रश्न देखेंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो आपके काम का है या नहीं। तो यदि आपको लगता है वीडियो आपके काम का है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं, आपको ये 30 प्रश्न यहीं की यहीं याद करना है। यदि आप 30 प्रश्न यहाँ नहीं याद कर सकते तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अपना समय दे रहे हैं तो आपको 30 प्रश्न पूरे याद होने चाहिए। तो पहला प्रश्न है, किसे मध्य प्रदेश के शिमला के रूप में जाना जाता है? तो कौन से स्थान को मध्य प्रदेश के शिमला के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का शिमला किसे कहते हैं। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जिसको शिमला के रूप में जाना जाता है? तो यदि आपको यह प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप मेरे बताने के पहले आप कमेंट में इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के कौन से स्थान को शिमला के रूप में जाना जाता है? तो इसका नाम है शिवपुरी। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान भी शिवपुरी, तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? शिवपुरी है। ठीक है, और इसको मध्य प्रदेश के शिमला के रूप में जाना जाता है। मैं 2 से 3 बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए कि तो मध्य प्रदेश के शिमला के रूप में शिवपुरी को जाना जाता है। तो शिवपुरी को मध्य प्रदेश के शिमला के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? तो सबसे ज्यादा बारिश होती है होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में। कितनी होती है? 199 सेंटीमीटर। तो सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? तो होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में होती है। ठीक है, पचमढ़ी कौन से जिले में आता है? होशंगाबाद में आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश होती है 199 सेंटीमीटर। और यदि पूछा जाए शिमला कौन सा मध्य प्रदेश का, तो शिवपुरी सबसे ठंडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्टिक कौन है? ठीक है, तो भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है अपने ओलंपिक में भाग लेने वाली? तो आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि दीपा कर्मकार। कौन? दीपा कर्मकार ऐसी भारतीय महिला है, प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्टिक है जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसका बताया था कि 2016 में इन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। कब लिया था? 2016 में। ठीक है, और ओलंपिक 2016 के कहां हुए थे? रियो में हुए थे। कहां हुए थे? रियो में हुए थे। ठीक है, रियो ओलंपिक बोलते हैं 2016। ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए कि दीपा कर्मकार कौन से राज्य से संबंधित है। यह प्रश्न आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। तो दीपा कर्मकार त्रिपुरा से संबंधित है। कहां से? त्रिपुरा की है। ठीक है, तो ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय जिम्नास्ट। ठीक है, प्रथम भारतीय जिम्नास्ट। ठीक है, तो एक कौन है? दीपा कर्मकार। कहां की? तो त्रिपुरा की। कब भाग लिया था? 2016 में रियो ओलंपिक में। ठीक है, अब एक और प्रश्न बनता है कि पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता, पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता, तो इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी क्या थी? पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में एक पदक जीता था। कांस्य पदक जीता था और 2000 में जीता था। सन 2000 में इन्होंने जीता था। तो आपको ध्यान रखना है कि ओलंपिक में पहली बार भारतीय महिला ने कोई पदक जीता था, तो इनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, वेट लिफ्टर थी ये। ठीक है, 2000 में इन्होंने पदक जीता था, कांस्य पदक। ठीक है ना, तो ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय जिम्नास्ट कौन है? दीपा कर्मकार। कहां से? तो ये त्रिपुरा से। कब भाग लिया था? तो 2016 में। कहां पर? रियो ओलंपिक में। बढ़ते हैं आगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन से देश का राष्ट्रीय गान की भी रचना की है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा कौन से और देश की राष्ट्रीय गान की रचना की है? तो बड़ा सिंपल सा है। तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर भी आता है कहीं कहीं, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान की भी रचना की है। ठीक है, भारत का तो गाया ही है, भारत का राष्ट्रीय गान तो आप सभी को पता है। तो इन्होंने बांग्लादेश का एक राष्ट्रीय गान है, अमार सोनार बांग्ला बोलते हैं वो, तो वो वाला राष्ट्रीय गान भी इन्होंने गाया है। ठीक है, इन्होंने मतलब उसकी रचना की है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान की रचना भी की है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको शायद पता होगा। ठीक, तो इन्होंने 2 देशों का नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रीय गान गाया हुआ है। ठीक है, मतलब उसकी रचना की है। और इनकी एक रचना थी गीतांजलि। आपको ध्यान रखना है, हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ ठाकुर है, इनकी रचना है, बड़ी फेमस है, गीतांजलि पेपर में आता है। गीतांजलि किसकी रचना है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक है, और इनको साहित्य का नोबेल मिला था 1913 में। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में साहित्य का नोबेल मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल मिला था। तो ऐसे प्रथम भारतीय जिनको नोबेल मिला था उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आपको यहां से यह भी याद रखना है कि ऐसे पहले भारतीय कौन थे
जिनको नोबेल प्राइज मिला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को पहली बार भारत में, मतलब पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। क्यों मिला था? इन्होंने गीतांजलि की रचना की थी। और इनको नोबेल पुरस्कार कौन से क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। कौन से क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान की भी रचना की है। इनकी जो रचना है इसका नाम है गीतांजलि है। नोबेल प्राइज इनको 1913 में मिला था। कौन से क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ठीक है ना। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि पहले व्यक्ति भारत के जिनको नोबेल प्राइज मिला था। बढ़ते आगे, आपको याद हुआ होगा मध्य प्रदेश का सबसे पुराना उर्दू अखबार है। तो देखो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना उर्दू अखबार पूछ रहा है। सबसे पुराना उर्दू अखबार, तो बोल दो नदीम। क्या बोलना है अपने को? नदीम। सबसे पुराना उर्दू अखबार यदि पूछा जाए तो आपको नदीम बोलना है। तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना उर्दू अखबार कौन सा है? नदीम है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना उर्दू अखबार कौन सा है? नदीम है। साथ में आपको बोलते हुए चलना है। अगला प्रश्न है, उज्जैनी और महिष्मती कहां के महत्वपूर्ण नगर थे? तो आपको बताना है उज्जैनी और महिष्मती। ठीक है, उज्जैनी मतलब उज्जैन, महिष्मती मतलब महेश्वर। तो ये कहां के महत्वपूर्ण नगर थे? तो आपको ध्यान रखना है पश्चिमी मालवा। ये ध्यान रखना, पश्चिमी मालवा के महत्वपूर्ण नगर थे। ठीक है, दक्षिणी मत लगा देना। ठीक है ना। तो उज्जैनी और महिष्मती पश्चिमी मालवा के महत्वपूर्ण नगर थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। उज्जैन कहां आता है? उज्जैन में आता है। महेश्वर कहां आता है? खरगोन जिले में आता है। तो उज्जैनी और महिष्मती कहां के थे? तो पश्चिमी मालवा के थे। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सुनील केवट किस खेल से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सुनील केवट खिलाड़ियों के बारे में पूछा जाता है। तो सुनील केवट का यदि आपको नाम दिखता है तो आपको बताना है कयाकिंग कैनोइंग। ठीक है, कौन सा? कयाकिंग कैनोइंग से संबंधित है। तो सुनील केवट किससे संबंधित है? कयाकिंग कैनोइंग से। आपको ध्यान रखना है, यदि आपको कहीं भी सुनील केवट नाम दिखता है तो आपको बोलना है कयाकिंग कैनोइंग। क्या बोलना है आपको? कयाकिंग कैनोइंग। और आगे बोलना है सुनील केवट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में है? ठीक है, सरल प्रश्न है, लगभग सभी को पता होता है, फिर भी मैंने इसके अंदर वीडियो में शामिल किया है इसको। तो रानी दुर्गावती संग्रहालय, रानी दुर्गावती संग्रहालय ये कहां है? तो ये जबलपुर में। कहां पर है? जबलपुर में। तो आपको ध्यान रखना है, रानी दुर्गावती संग्रहालय कहां पर है? जबलपुर में। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहां है? जल्दी से बताइए। तो ये जबलपुर में। ठीक है, आपको मेरे साथ में बोलते हुए चलना है, बोलोगे तो याद होएगा। ठीक है, एक बार याद कर लो, एक बार नौकरी लगी उसके बाद मत देखना। ठीक है ना। तो रानी दुर्गावती संग्रहालय कहां है? तो जबलपुर में। आगे है साकेत रामायण कला संग्रहालय। साकेत रामायण कला संग्रहालय। ठीक है, साकेत नहीं भी आया तो आपको ध्यान रखना है, रामायण कला संग्रहालय निम्न में से कहां पर स्थित है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई सालों से एग्जाम में पूछा जाता है। साकेत रामायण कला संग्रहालय कहां पर है? तो ये है ओरछा में। कहां पर है? ओरछा में। तो साकेत रामायण कला संग्रहालय कहां पर है? ओरछा में। ये ध्यान रखना, ओरछा कहां आता है? निवाड़ी में आता है। ओरछा कहां आता है? निवाड़ी जिले में आता है। ठीक है, और ओरछा में क्या है? तो साकेत रामायण कला संग्रहालय है। ठीक है, ओरछा में और इंपॉर्टेंट चीजें आगे आपको मैं बताऊंगा। तो साकेत रामायण कला संग्रहालय कहां पर है? ओरछा में है। ओरछा कौन से जिले में आता है? निवाड़ी जिले में आता है। आगे बढ़ते हैं। फेन, यहां पे जाओ तो फेन हो जाते सब हमारे। तो फेन वन्य जीव अभ्यारण्य, फेन वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में? ध्यान रखना, अभ्यारण्य तो आपको पूरे याद होना चाहिए, 30 की 30 अभ्यारण्य पूरे याद होना चाहिए, 12 नेशनल पार्क पूरे याद होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि मेरे को एक बार करवा दो, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता देना कि हमको एक बार में राष्ट्रीय उद्यान पूरे याद करवाओ। ठीक है, नक्शे के साथ में, और अभ्यारण्य पूरे याद करवाओ। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता दो। यदि आपके कमेंट आएंगे तो मैं आपको नक्शे के साथ में ऐसा याद करवाऊंगा कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है ना। तो फेन वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो फेन वन्य जीव अभ्यारण्य मंडला में जाओ तो सब हमारे फेन हो जाएंगे। ठीक है, तो फेन कहां पर है? मंडला में। फेन कहां पर है? मंडला में। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, फेन वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में? तो मंडला जिले में। मंडला में हमारे कौन बैठे? हमारे सबके फेन है। ठीक है, मंडला में क्या है? फेन है। ठीक है, तो फेन वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? तो ये मंडला जिले में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मंडला जिले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है कान्हा किसली। क्या नाम है? कान्हा किसली। और वहां पे जाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि कान्हा किसली में इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलती है? तो वहां पे ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा मिलता है। क्या मिलता है? ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। तो यदि पूछा जाए कि भैया ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा कहां पे मिलेगा, तो आपको बताना है कान्हा किसली नेशनल पार्क। अब कान्हा किसली नेशनल पार्क कब बना था? तो 1955 में, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको सन बताया। ठीक है, सन तो बहुत सारे, लेकिन कान्हा किसली नेशनल पार्क कब बना था ये पेपर में पूछा जाता है। तो 1955 में बना था। और यदि पूछा जाए कि फेन वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है, तो मंडला में। ठीक
ठीक है। और कान्हा-किसली नेशनल पार्क कहाँ है, तो मंडला में, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, 1955 में बना था, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, यह हर बार मध्य प्रदेश पुलिस में जब भी सेट आते हैं, ठीक है, तो एक नई नदी आती है, तो आपको ध्यान रखना है सुपर्ण नदी। कौन सी नदी, सुपर्ण नदी। तो सुपर्ण नदी भी कान्हा-किसली नेशनल पार्क में है, ठीक है। सुपर्ण नदी भी कहाँ है, कान्हा-किसली नेशनल पार्क में। तो आपको चीज ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते आगे, गजरथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो भैया महोत्सव के प्रश्न भी आते हैं और मध्य प्रदेश का महोत्सव तो फिर वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो गजरथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो गुना जिले में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, गुना जिले में, ठीक है। तो गजरथ महोत्सव कहाँ, गुना जिले में। आपको ध्यान रखना है, गजरथ महोत्सव कहाँ पर, गुना में, गजरथ गुना में, ठीक है। आपको बोलना है, क्योंकि आप बोलोगे ना तो आपको एग्जाम में आपको एकदम से याद आएगा, ठीक है। दिमाग भी आपका काम नहीं करेगा, मुंह से डायरेक्ट निकलेगा, ठीक है ना। आपके दिमाग तक तो जाएगा नहीं, आप आंखों से देखो और मुंह से डायरेक्ट निकाल दो यदि आपने बोल दिया तो, ठीक है। तो गजरथ महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो गुना में मनाया जाता है गजरथ महोत्सव। बढ़ते आगे, माही परियोजना किस जिले में, ठीक है। माही परियोजना किस जिले में, तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो माही परियोजना, कौन सी परियोजना, माही परियोजना। तो माही परियोजना कहां है, तो धार जिले में, ठीक है। माही नदी भी कहां से निकलती है, तो धार से निकलती है, और माही परियोजना भी कहां है, तो धार में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जो माही नदी है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो उसका नाम क्या है, माही नदी। कहां से निकलती है, सरदारपुर धार से निकलती है। कहां से निकलती है, सरदारपुर धार से निकलती है माही नदी। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। झाबुआ रतलाम होते हुए गुजरात के रास्ते, राजस्थान होते हुए गुजरात चले जाती है, राजस्थान के निचले भाग में चलती है और उसके बाद गुजरात निकल जाती है और अरब सागर में गिर जाती है माही नदी, ठीक है। तो माही परियोजना किस जिले में, तो धार जिले में। तो माही परियोजना किस जिले में, धार जिले में। आपको ध्यान रखना है, धार के सरदारपुर से निकलती है, कौन सी नदी, माही नदी। अब धार की बात कर ली तो आर पार जिला धार, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है ना, डायनासोर नेशनल पार्क, ये कहां है, तो धार जिले में। डायनासोर नेशनल पार्क कहां है, तो धार जिले में, ठीक है। धार जिले का नारा क्या है, आर पार जिला धार, ठीक है। तो डायनासोर नेशनल पार्क कहां पर है, तो धार जिले में। माही परियोजना कहां पर है, धार जिले में। अब डायनासोर, तो डायनासोर नेशनल पार्क कब बना, तो ये 2010 में बना। डायनासोर नेशनल पार्क कब बना, 2010 में बना। डायनासोर नेशनल पार्क कब बना है, 2010 में बना। यहां पे क्या पाए जाएंगे, तो यहां पे डायनासोर नहीं मिलेंगे, डायनासोर के जीवाश्म मिलेंगे, ठीक है। डायनासोर अभी धरती पे नहीं मिलता, ठीक है। तो धार में डायनासोर नेशनल पार्क 2010 में बना है। माही परियोजना भी धार में है। अब आपको ध्यान रखना है, सरदारपुर अभ्यारण्य, सरदारपुर अभ्यारण्य भी धार में है, ठीक है। सरदारपुर अभ्यारण्य भी धार में है, ठीक है। वहां पर क्या मिलता है, तो वहां पे मिलता है खरमोर पक्षी। क्या मिलता है, खरमोर पक्षी के लिए वो फेमस है। तो सरदारपुर अभ्यारण्य कहां है, धार में है। तो धार से इतनी सारी चीजें हमने यहां पर पढ़ ली। तो माही परियोजना धार, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान 2010 कहां पर, धार में। सरदारपुर अभ्यारण्य कहां पर है, धार। तो क्या मिलता है, खरमोर पक्षी मिलता है यहां पर, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि एक मांडू है ना, मांडू एक स्थान है, फेमस स्थान है, तो ये भी धार जिले में आता है। मांडू कौन से जिले में आता है, धार जिले में आता है। एक और चीज ध्यान रखना कि पीथमपुर भी एक औद्योगिक केंद्र है, ठीक है। तो औद्योगिक केंद्र पीथमपुर कहां आता है, तो धार जिले में आता है। इंदौर के पास है लेकिन पीथमपुर कहां आता है, धार जिले में आता है। तो बढ़ते आगे, स्नेह जलप्रपात किस नदी पर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। स्नेह जलप्रपात किस नदी पर है, तो स्नेह जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो स्नेह जलप्रपात केन नदी पर है। स्नेह किससे होगा, केन से होगा। तो स्नेह जलप्रपात कौन सी नदी पर है, केन नदी पर है। स्नेह जलप्रपात कौन सी नदी पर है, केन नदी पर। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। तो स्नेह जलप्रपात कहां है, तो केन नदी में। और केन नदी कौन सी नदी में जाके मिल जाती है, तो केन का पानी यमुना में डाल दो। क्या बोलना है, केन का पानी यमुना में डाल दो, ठीक है। स्नेह जलप्रपात केन नदी पर है, स्नेह जलप्रपात केन नदी पर, और केन का पानी का डालेगा उठा के यमुना में डाल देगा। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक प्राधिकरण का कार्यालय किस नाम से प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक प्राधिकरण का कार्यालय किस नाम से प्रसिद्ध है, तो मध्य प्रदेश विद्युत नियामक प्राधिकरण का कार्यालय ऊर्जा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, गलती से इसमें डल गया है, सरल प्रश्न है, भैयू प्रश्न है, नहीं डालना चाहिए इस प्रकार का प्रश्न है, लेकिन आ गया है तो ठीक है, पढ़ लेते हैं। तो मध्य प्रदेश विद्युत नियामक प्राधिकरण का कार्यालय किस नाम से प्रसिद्ध है, तो ऊर्जा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। बढ़ते आगे, निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है,
तो भैया आपको मालूम होना चाहिए राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 मतलब किसकी बात हो रही है, तो AB रोड की बात हो रही है। ठीक है, आगरा बॉम्बे हाईवे। ठीक है, ठीक है, आगरा बॉम्बे हाईवे को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3, नेशनल हाईवे नंबर 3 बोला जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा शहर या कौन सा स्थान नगर जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर पे 3 में नहीं है, तो इंदौर जाओगे AB रोड मिलेगा, शिवपुरी में आगरा बॉम्बे हाईवे मिलेगा, ग्वालियर में भी आपको मिलेगा। तो भैया झांसी में क्यों मिलेगा, ठीक है, झांसी उधर कोने में आ रहा है ना, तो शिवपुरी में जा रहा हो, झांसी में क्यों क्यों जाएगा वो, शिवपुरी से डायरेक्ट ऊपर साइड जाएगा ग्वालियर। ठीक है, नक्शा यदि आपको याद है तो आपको पता होना चाहिए। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 तो कहां पर नहीं है, झांसी में नहीं है। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है कहां पे नहीं है, इंदौर में जा रहा है, शिवपुरी में जा रहा है और ग्वालियर में यार, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर आपको ध्यान रखना है NH3 कहां से निकल रहा है, इंदौर, शिवपुरी, ग्वालियर से जा रहा है। देवास भी जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इधर कहां, सेंधवा भी ध्यान रखना है, सेंधवा में भी है, पेपर में पूछा गया था, PSC के पेपर में आया था। तो सेंधवा में नेशनल हाईवे नंबर 3 है कि नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, तो इंदौर, शिवपुरी, ग्वालियर से होते हुए जा रहा है NH3। आगे बढ़ते हैं, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की मैग्नीज राजधानी के रूप में जाना जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई सालों से पूछा जाता है। मैग्नीज राजधानी मध्य प्रदेश की कौन सी है, तो इसको बोलेंगे बालाघाट। कौन से जिले को मैग्नीज राजधानी कहा जाता है, तो बालाघाट को कहते हैं। तो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर मैग्नीज राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो इसका नाम है बालाघाट। क्या है, बालाघाट। वहां पे एक खान है, ठीक है, खान मतलब वहां पर जहां से मैग्नीज निकाला जाता है। ठीक है, तो उसका नाम है भरवेली। क्या नाम है, भरवेली। तो भरवेली जो खान है वो किसके लिए है, तो आपको ध्यान रखना है मैग्नीज के लिए। और मैग्नीज राजधानी कौन सी है, तो बालाघाट है। मैग्नीज राजधानी क्या है हमारे मध्य प्रदेश की, बालाघाट। और जो भरवेली जो खान है वो किसकी है, तो वो मैग्नीज की है, आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक और चीज ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है, झींगा हेचरी। झींगा हेचरी कहाँ आएगा, तो झींगा हेचरी भी बालाघाट में आएगा। झींगा हेचरी कहाँ आएगा, बालाघाट में आएगा। तो इसको ऐसे याद रखना है, झींगा हेचरी बाल खेचरी। ठीक है, झींगा हेचरी बाल खेचरी मतलब बाल से मतलब बालाघाट, तो झींगा हेचरी कहाँ आएगा, तो बालाघाट में आएगा। ठीक है, झींगा हेचरी किधर, बालाघाट में। मैग्नीज राजधानी बालाघाट, आपको ध्यान रखना है, मैग्नीज राजधानी बालाघाट। कौन सी खान, तो भरवेली। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम मसाला पार्क, ठीक है, मसाला पार्क कहां पर स्थापित किया गया, तो मसाला छिड़क दो, मसाला छिड़क दो। तो मध्य प्रदेश का मसाला पार्क कहां पर है, तो छिंदवाड़ा में। कहां पर है, छिंदवाड़ा में, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम मसाला पार्क कहां पर स्थापित किया गया है, तो मसाला छिड़क दो मतलब छिंदवाड़ा। ठीक है, मध्य प्रदेश का मसाला पार्क कहां पर है, छिंदवाड़ा में। तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का मसाला पार्क कहां पर है, छिंदवाड़ा में। डायरेक्ट याद करो, कोई ट्रिक व्रिक नहीं याद करना। मध्य प्रदेश का मसाला पार्क बोलो जल्दी से बता दो, छिंदवाड़ा। कोई छिड़कने वड़कने याद नहीं करना, ठीक है, वो तो ऐसी थोड़ा अपन पढ़ लेते हैं, ठीक ना। तो मसाला पार्क कहां पर है मध्य प्रदेश का, पहला तो छिंदवाड़ा में। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त, ये तो मालूम होना चाहिए आपको, कभी ये नहीं मालूम तो फिर कोई मतलब नहीं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि भैया मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे, है ना। मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, आप यदि कमेंट करके बता रहे तो मतलब आप थोड़ा बहुत तो पढ़ते हैं, और थोड़ा बहुत पढ़ने वालों की एग्जाम निकल जाती है ना, थोड़ा और बहुत दोनों आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म, भावरा लिखा हुआ है, ठीक है, वो भावरा लिख दिया, गलत है, भावरा याद रखना में हुआ था। वह कौन से राज्य में, तो देखो भावरा जो आता है वो हमारे मध्य प्रदेश में आएगा। जो चंद्रशेखर आजाद है मध्य प्रदेश में हुए थे, और कहां पे हुए थे, भावरा में हुए थे। वह भावरा का नाम क्या रख दिया, चंद्रशेखर आजाद नगर रख दिया। तो मध्य प्रदेश में भावरा है, कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना अलीराजपुर जिले में। कहां पर है, अलीराजपुर जिले में। अब आपको यहां पर एक और चीज बता देता हूं, चंद्रशेखर आजाद जो हमारे मध्य प्रदेश के, ठीक है, तो इनका जन्म आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जन्म हुआ था 23 जुलाई को, कब हुआ था, 23 जुलाई, ठीक है, 1906 में हुआ था। कब हुआ था, 23 जुलाई 1906 में हुआ था, ठीक है। और ये शहीद कब हुए थे, तो 27 फरवरी, ठीक है, 27 फरवरी 1931 में। तो आपको ध्यान रखना 1906 ध्यान रखना है, 23 जुलाई 1906, ठीक है, क्योंकि 1904, 1903, 1907, 1905 सब दिखेगा आपको। तो हमारे जो चंद्रशेखर आजाद जी है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, भावरा में हुआ था, अलीराजपुर में, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश पढ़ रहे तो आपको मालूम मध्य प्रदेश में अलीराजपुर आएगा, ठीक है। तो अलीराजपुर में भावरा आता है, वहां पर चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था 1906 में। कब हुआ था, 1906 में हुआ था, 23 जुलाई को हुआ था, और 27 फरवरी 1931 को ये शहीद हो गए थे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है। एक और चीज बता रहा हूं, मैंने आपको शुरुआत में बोला था ओरछा के बारे में मैं कुछ बताऊंगा, तो आपको ध्यान रखना है, जब चंद्रशेखर आजाद जी
अंडरग्राउंड थे, ठीक है, जब चंद्रशेखर आजाद जी अंडरग्राउंड थे तब उन्होंने अपना समय कहां पर बिताया था, तो ओरछा में बिताया था। तो आपको ध्यान रखना है कहां पर अंडरग्राउंड थे, ओरछा में। जब अंडरग्राउंड थे तो ये कहां पर अपना समय बिता रहे थे, ओरछा में। यह प्रश्न 2018 की जेल प्रेरी परीक्षा में पूछा गया है और व्यापम अपने प्रश्न रिपीट करता है, आप सभी को पता है। तो जब अंडरग्राउंड थे कौन, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, तो इन्होंने अपना समय कहां पर बिताया था, तो ओरछा में बिताया था। तो आपको यहां से इतनी जानकारी मिली है। अब आगे बढ़ते हैं। लहंगी नृत्य कौन सी आदिवासी जाति का नृत्य है, तो ध्यान रखना लहंगी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लहंगी की। तो आपको ध्यान रखना है लहंगी सहारिया जनजाति का नृत्य है। कौन सी जनजाति का है, सहारिया जनजाति का है। इंपॉर्टेंट जनजाति है बेगा, सहारिया और भारिया, ठीक है, बेगा, सहारिया और भारिया इंपॉर्टेंट जनजाति है, आपको ध्यान रखना है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है जीवन में, लेकिन ये इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो लहंगी नृत्य कौन से आदिवासी जाति का नृत्य है, तो हमारे सहारिया जनजाति का नृत्य है, ठीक है, सब हमारा ये है ना। तो सहारिया जनजाति जो है इनका नृत्य कौन सा है, तो लहंगी है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है हमारे सहारिया कहाँ रहते हैं, तो उत्तरी मध्य प्रदेश में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, उत्तरी मध्य प्रदेश में रहते हैं। पेपर में पूछा जाता है कि सहारिया जनजाति कौन से मध्य प्रदेश में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, तो उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, उत्तरी मध्य प्रदेश में। और कौन सा इनका नृत्य है, तो सहारिया जनजाति का नृत्य है लहंगी। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा शहर पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। पश्चिम मध्य रेलवे WCR का मुख्यालय है, तो कौन सा शहर पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है, तो जबलपुर। कौन सा शहर, जबलपुर है। आप देखो ये सभी को पता है, ठीक है, सभी को पता है। तो ये पूछते हैं कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय बना कब, ये एग्जाम में आया तो फिर क्या अपने को पता रहेगा क्या, तो नहीं पता रहेगा। तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल, कब, 1 अप्रैल 2003 में बना। कब बना है, तो 1 अप्रैल 2003 में। तो जबलपुर WCR मतलब पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कब बना, तो ये बना है 1 अप्रैल 2003 को बना है। कब बना है, 1 अप्रैल 2003 को बना है। तो आपको यहां से याद हुआ होगा। तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन सा है, तो जबलपुर है। और कब बना है मुख्यालय, तो 1 अप्रैल 2003 को बना है। देखो एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल की आप मेरिट उठा के देख सकते हैं, लोगों ने .02 से भी बाहर हुए। नहीं विश्वास हो तो आप मेरिट उठा के देख लो, जो बाहर हुआ है उससे एक बार पूछ लेना। 4 से 4.5 5 साल हो गए अभी तक भर्ती नहीं हो पाई है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बता रहा हूं उसको याद कर लेना, ठीक है ना। बढ़ते आगे। पांडव की गुफा है एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, हाँ है बिल्कुल है। पांडव की गुफा एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, बिल्कुल है। तो पांडव की गुफाएं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पांडव की गुफाएं। तो पांडव की गुफाएं यदि बात करें तो पचमढ़ी में। कहां पर है, पांडव की गुफाओं की बात कर रहे हैं तो कहां पर है, पचमढ़ी में। यदि पूछा जाए पांडव जलप्रपात, पांडव जलप्रपात पूछा जाए तो यह है पन्ना में, है ना। पांडव झरना, जलप्रपात मतलब झरना, तो पांडव जलप्रपात पूछा जाए तो पन्ना में, और पांडव की गुफाएं पूछी जाए तो पचमढ़ी में, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। तो पांडव की गुफाएं पचमढ़ी और पांडव जलप्रपात कहां पर, तो ये पन्ना में। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन से राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना, अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं, मतलब ST वाले, ठीक है। तो कौन सा राज्य है, तो हमारा मध्य प्रदेश है, जिसमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। मध्य प्रदेश की एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग कहां पर है, तो हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है। सबसे ज्यादा ST कहां पर है, ST के मतलब जो हमारे भाई है कहां पर है, तो ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति के लोग कहां पर निवास करते हैं सबसे अधिक भारत में, तो मध्य प्रदेश में निवास करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक। तो यहां पर एक घुमाने वाला प्रश्न भी आ सकता है कि अनुसूचित जनजाति के लोग सबसे ज्यादा कहां है, परसेंट के हिसाब से। परसेंट के हिसाब से बोलो तो अपने होता ना मिजोरम, परसेंट के हिसाब से क्या बोले, मिजोरम। वो परसेंट वगैरह प्रतिशत वगैरह नहीं बोले तो फिर हमारा मध्य प्रदेश। तो निम्न में से कौन से राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं, इसमें परसेंट कहीं दिख रहा, प्रतिशत कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो हमारे मध्य प्रदेश में। और यदि बोलते प्रतिशत के हिसाब से तो मिजोरम में। तो बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त उद्यम परियोजना कौन सी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की एक परियोजना है, तो उसका नाम है बाण सागर परियोजना। कौन सी परियोजना है, बाण सागर परियोजना। मध्य प्रदेश का 2 हिस्सा, उत्तर प्रदेश का 1 हिस्सा और बिहार का 1 हिस्सा, ये अनुपात में हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का इसमें पैसा लगा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश का कितना, तो 2, उत्तर प्रदेश का कितना 1 और बिहार का कितना 1। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि बाण सागर परियोजना किसकी संयुक्त है, किसके साथ मिलकर बनाई है,
तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के साथ में मिलकर बनाई गई है बाण सागर परियोजना। अब आपको ध्यान रखना है कि बाण सागर परियोजना के जो शिलान्यास, भूमि पूजन है, वो किसने किया था? तो तब के एक प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उनका नाम है मोरारजी देसाई। तो आपको ध्यान रखना है बाण सागर परियोजना का जो शिलान्यास था, जो भूमि पूजन था, वो किसने किया था? तो मोरारजी देसाई ने किया था, ठीक है। और ये किसके नाम पे रखा गया है? तो बाण भट्ट के नाम पे इसका नाम बाण सागर रखा गया है। और एग्जाम में यदि बाण भट्ट नहीं रहे तो बाना बत्ता लगाना है। क्या लगाना है? बाना बत्ता लगाना है, ठीक है। और ये बाण सागर परियोजना पे डैम कहाँ बना है? तो शहडोल के देवलोद में। कहाँ बना है? शहडोल के देवलोद में। तो बाण सागर परियोजना कौन सी नदी पे है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, स्वर्ण नदी पर है। कौन सी नदी पर है? स्वर्ण नदी पर, ठीक है ना। स्वर्ण नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बाण सागर परियोजना का जो डैम है, बाण सागर डैम, ये कहां पर है? शहडोल के देवलोन में। अब आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि बाण सागर परियोजना का मुख्यालय कहां है? तो मुख्यालय रीवा में है। कहां पर है? रीवा में। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि बाण सागर परियोजना का मुख्यालय कहां है? रीवा में। तो बाण सागर परियोजना कौन कौन से राज्यों ने मिलकर बनाई? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। मध्य प्रदेश का 2, उत्तर प्रदेश का 1, बिहार का 1। बाण सागर परियोजना का शिलान्यास किसने किया था? तो मोरारजी देसाई, ठीक है। आपको ध्यान रखना है किसके नाम पे रखा? तो बाण भट्ट। यदि बाण भट्ट ऑप्शन में नहीं दिखता है तो बाना बत्ता, ठीक है। क्या लिखना है? बाना बत्ता। कहां पर है बाण सागर डैम? तो शहडोल जिले के देवलोद में। कहां पर है? शहडोल जिले के देवलोद में। बाण सागर परियोजना का हेड ऑफिस कहां है? तो मुख्यालय कहां है? तो ये रीवा में। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में किस दिनांक को विकास दिवस आयोजित किया गया था? देखो ये जहरीला प्रश्न है, इसको ध्यान रखना। विकास दिवस मध्य प्रदेश का, हमारे मध्य प्रदेश का विकास दिवस कब आयोजित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 6 अप्रैल 2013। यहां पर इच्छाधारी नाक बनो और इसको आंखों में छाप लो। विकास दिवस 6 अप्रैल 2013 को मनाया था। विकास दिवस कब मनाया था? 6 अप्रैल 2013 को मनाया था, ठीक है। सभी को याद करना है, कमेंट भी कर दो। विकास दिवस कब मनाया था? 6 अप्रैल 2013 को मनाया था। विकास दिवस कब? 6 अप्रैल 2013 में मध्य प्रदेश का, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आया तो हमारे दिमाग से थोड़ा स्लिप इधर उधर हुआ तो काम लग जाएगा, ठीक है। 1 अप्रैल, 15 अप्रैल, 12 अप्रैल, किसी से कोई मतलब नहीं। हमको तो 6 दिख रहा। क्या दिख रहा? 6 अप्रैल दिख रहा है, ठीक है। 6 अप्रैल 2013 को विकास दिवस मध्य प्रदेश में मनाया गया था। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अब आप बोलोगे सर कितना भैयू क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, तो एक आध भैयू भी आना चाहिए बीच में। तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन सी थी? तो आप सभी को पता है, उमा भारती। कौन थी? उमा भारती। लेकिन यहां पर अब भैयू क्वेश्चन लिया तो थोड़ा सा इसमें एक थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बता दो, मैंने आपको पढ़ाया है। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री आपको कमेंट करके बताना है। मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री तो उमा भारती है, सबको पता है। यदि आप गहरी थोड़ी सी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और जिसको नहीं पता है वो कमेंट में जाना, एक पिन वाला कमेंट रहेगा उसमें देख लेना, उसमें मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन? उमा भारती। और उप मुख्यमंत्री आपको बताना है कमेंट में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा प्रथम जिला है जो बायोमास से ऊर्जा उत्पादन करता है? तो ऐसा मध्य प्रदेश का जिला कई बार एग्जाम में पूछा गया है जो बायोमास से ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो इसका नाम है बैतूल। क्या नाम है? बैतूल। बैतूल एक ऐसा जिला है मध्य प्रदेश का जो बायोमास से ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसका नाम क्या है? बैतूल, ठीक है। और बैतूल में भी कौन सा गांव? तो कसई गांव। कौन सा गांव? कसई गांव। तो बैतूल का जो कसई गांव है वहां पे बायोमास से ऊर्जा का उत्पादन होता है। बढ़ते आगे, इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न है, इसको भी छाप लेना, इच्छाधारी नाक समान, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोकवानिकी कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोकवानिकी कार्यक्रम 1999 में शुरू किया गया। आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको बोलना भी है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोकवानिकी कार्यक्रम, लोकवानिकी कार्यक्रम 1999। फिर से बोलो, लोकवानिकी कार्यक्रम कब? 1999, ठीक है। कमेंट भी कर देना, हो सके करना हो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तो लोकवानिकी कार्यक्रम कब हुआ? तो 1999 में। लोकवानिकी कार्यक्रम 1999 आपको अभी याद हो गया होगा, ठीक है। एग्जाम में यदि आता है तो 1999 के अलावा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। बढ़ते आगे, अनुसूचित जाति की साक्षरता दर मध्य प्रदेश में क्या है? तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति मतलब एससी की साक्षरता दर क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो पूछा है इसलिए हमको ध्यान रखना है। व्यापम में पूछा गया इसलिए यहां पर लिया गया, ठीक है। तो अनुसूचित जाति
ठीक है। एससी की साक्षरता दर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कितनी है, तो 66.16%। कितनी है, 66.16% हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की साक्षरता दर है, 66.16। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस नेता को नेहरू के मंत्रिमंडल में भारत के तृतीय एवं बाद में रक्षा मंत्री बनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो मध्य प्रदेश के कौन से नेता थे जो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में, ठीक है, रक्षा मंत्री थे, तो इनका नाम है कैलाशनाथ काटजू। क्या नाम है, कैलाशनाथ काटजू। तो ये मध्य प्रदेश के व्यक्ति थे जो बाद में रक्षा मंत्री बनाए गए थे। अब इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो नेहरू के मंत्रिमंडल में भी थे और फिर बाद में रक्षा मंत्री बना दिए गए थे। तो इनका नाम है कैलाशनाथ काटजू। क्या नाम है इनका, कैलाशनाथ काटजू। अब इनके बारे में क्या याद करना है, तो ये मध्य प्रदेश के तीसरे सीएम थे। कैलाशनाथ काटजू जो थे मध्य प्रदेश के कौन से तीसरे सीएम थे, कौन थे, तीसरे सीएम थे। तो 1957 से 1962 तक ये सीएम थे। आपको ध्यान रखना है 1957 से लेके 1962 तक कैलाशनाथ काटजू मध्य प्रदेश के सीएम थे। यदि पूछा जाए तीसरे सीएम कौन थे, तो कैलाशनाथ काटजू थे। ठीक है, पहले कौन थे, तो सभी को पता है पंडित रविशंकर शुक्ल। पहले सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरे भगवंतराव मंडलोई। कौन थे, भगवंतराव मंडलोई। ठीक है, भगवंतराव मंडलोई मध्य प्रदेश के दूसरे सीएम थे। और तीसरे सीएम कौन थे, तो कैलाशनाथ काटजू थे और ये रक्षा मंत्री भी रह चुके। ठीक है, 57 से 62 तक थे। आपको यहां पर एक और चीज बता देता हूं, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, तो 3 बार लगा है। कितनी बार लगा, 3 बार लगा। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, 3 बार लगा हुआ है। ठीक है, तो पहली बार वाला याद करवाता हूं। तो देखो पूरी स्लाइड पे याद करूंगा, 30 अप्रैल 30/4/77, मतलब 1977 की बात कर रहे हैं। 30 अप्रैल 77, बोलो 30 अप्रैल 77 को पहला जो राष्ट्रपति शासन काल था वो मध्य प्रदेश में लगा था। तो राष्ट्रपति शासन कौन सा लगा था, पहला वाला 30 अप्रैल 1977। कब तक चला था, तो 25/6/1977, मतलब अप्रैल में लगा था, 30 अप्रैल को लगा था और 25 जून 77 तक चला था। तो पहला जो राष्ट्रपति शासन था मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल 1977 को लगा था और कब तक चला था, तो 25 जून 77 तक चला था। तो 30 अप्रैल 1977 में लगा था पहला राष्ट्रपति शासन और 25 जून 77 तक चला था। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, और ये जब वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको कमेंट में बताना भी है। ठीक है, जिसने बता दिया, जिसकी इच्छा हो बताएगा, जिसकी इच्छा हो नहीं बताया, कितना ही बोलो। ठीक है, तो 30 अप्रैल 77, 30 अप्रैल 77, 25 जून 77, 30 अप्रैल 77, 25 जून 77, बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो पहला वाला तो आपको बता दिया, अब दूसरा वाला ध्यान रखना। ठीक है, 18 फरवरी 80, 18 फरवरी 80 और 8 जून 80। तो पहला वाला क्या चला था, तो आपको ध्यान रखना है कि पहला वाला चला था 30 अप्रैल 77 से लेकर 25 जून 77 तक। 30 अप्रैल 77, 25 जून 77। दूसरा वाला 18 फरवरी 80, 18 फरवरी 80, 18 फरवरी 80 से दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था मध्य प्रदेश में, 3 बार लगा हुआ है। तो 18 फरवरी 80 में लगा था और 8 जून 80 तक चला था। 18 फरवरी से 8 जून 80, 18 फरवरी से 8 जून 80, आपको ध्यान रखना है। 30 अप्रैल से 25 जून 77, 30 अप्रैल से 25 जून 77, 18 फरवरी से 8 जून 80। ठीक है, आपको याद हुआ होगा। और तीसरा सुन लेना, तीसरा है 16/12/92, 92, 16/12/92, 16/12/92 से 6/12/93, 16/12/92, 6/12/93, 10 दिन और लग जाता तो पूरा 1 साल हो जाता। ठीक है, तो आपको ये याद हुआ होगा, 16/12/92 से 6/12/93। तो 3 राष्ट्रपति शासन है। एग्जाम में यदि पूछा जाए, देखो याद करने में थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन जब नंबर बढ़ेगा तो मजा आएगी। ठीक है, नंबर देख के मजा आएगी, यदि आ गया पेपर में भयंकर खुशी होगी। ठीक है ना, तो आपको इस वीडियो में मैंने 30 प्रश्न कराए हैं और उसके साथ में आपको यहाँ पर सभी प्रश्न याद हो गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो कमेंट में पूछा है सब बताना। ठीक है, और जो मन में आ रहा है वो भी लिख देना। ठीक है ना, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।